हेलो फ्रेंड्स, ऑटो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान दोस्तों इस वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद दोस्तों 1 से लेकर 395 जितने भी अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में उसको इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आई होप आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं आपके भारतीय संविधान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान में भारत के संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां सम्मिलित हैं। तो दोस्तों पहले जब संविधान बनाया गया था तो कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो कुल आपके 8 अनुसूचियां थी। अभी अब कितने हो गए हैं? तो अब आपके 12 अनुसूचियां हो गई हैं और आपके 395 अनुच्छेद वैसे के वैसे ही हैं। उसमें जो भी बदलाव किए गए हैं दोस्तों, तो आपके ए बी सी या किसी भी अनुच्छेद में ए अनुच्छेद या बी अनुच्छेद जोड़ा गया है। बाकी 395 अनुच्छेद आपका वैसे ही है। तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में आपके भारत के संविधान में दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे की तरफ और अनुच्छेद कवर करते हैं। तो भाग वन में क्या है दोस्तों? भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है जो कि 1 से 4 से सम्मिलित है। तो 1 से लेकर 4 तक आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। तो उसके बाद जानते हैं। तो पहला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 1 में संघ और इसके राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों भारत एक संघ है और उसके राज्य क्षेत्र है दोस्तों, इसलिए इसमें बताया गया है संघ और राज्यों का क्षेत्र है। तो आप भारत का संघ और इसके राज्य क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 2, नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 2 कहता है कि आप नए राज्यों को बना सकते हैं, नए राज्य ले सकते हैं। जैसे कि हमने सिक्किम को अपने नए राज्यों में सम्मिलित किया गया था। तो यह है आपका। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 3, राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान। तो राज्यों की सीमा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और नया नाम परिवर्तित कर सकते हैं। तो आप अनुच्छेद 3 के तहत बना सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 4 की बात करें तो पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां की गई हैं दोस्तों, जिससे कि इसी अनुच्छेद 4 के ही तहत भाषा पर आधारित बनने वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश बना था अनुच्छेद 4 से ही। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका दोस्तों नागरिकता। तो 5 से लेके 11 तक आपका नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद। तो हमने आगे क्या पढ़ा दोस्तों? तो 1 से 4 तक हमने कवर कर लिए। अब हम पढ़ेंगे 5 से लेके 11 तक नागरिकता भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 कंप्लीट हो गया, भाग 2 पढ़ेंगे दोस्तों। तो भारतीय संविधान भाग 2 में नागरिकता का अनुच्छेद दिया गया। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। चलिए आइए जान लेते हैं इसको भी। अनुच्छेद 5, संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान दिया गया। तो दोस्तों संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान दिया है। और नागरिकता कितने प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ये भी जान लीजिए। नागरिकता हम 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? जन्म से, माता पिता के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वंश परंपरा की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण से और भूमि अर्जन के द्वारा हम 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत की। और ख़त्म कितने प्रकार कर सकते हैं? ख़त्म हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, और 7 वर्षों से जानकारी दिए बिना विदेश में रहने पे आपकी नागरिकता खत्म हो सकती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों 5 से लेकर 11 तक नागरिकता हम पढ़ने वाले हैं। तो संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता है। अनुच्छेद 7 कहता है आपका भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता का प्रावधान है। और अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक का अधिकार है। तो नागरिक का अधिकार दोस्तों जो भारत के बाहर पढ़ने के लिए गए या जॉब के सिलसिले में गए उनके लिए भारत में रहने वाले प्रवासियों की नागरिकता का अधिकार है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान है। तो आप विदेशी नागरिकता अगर ले रहे हैं तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो हमारे यहाँ भारत की नागरिकता किस प्रकार दी जाती है? तो एकल नागरिकता है, आप जानते हैं भारत की सिंगल सिटीजनशिप है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नागरिकता
के अधिकार बने रहने का, तो नागरिकता का बना रहने का अधिकार आपका अनुच्छेद 10 में है। अनुच्छेद 11 की बात करें तो संसद द्वारा नागरिकता का अधिकार कानूनों का विनिमय का प्रावधान है। तो संसद के द्वारा नागरिकता में क्या बदल फेर हो सकता है, वह आपके शक्ति किसमें दी गई है, तो आपके संसद को दी गई है दोस्तों, याद रखिएगा। तो हमने आपके नागरिकता भाग दो और आपके कहाँ से कहाँ तक कवर किया अनुच्छेद, तो 5 से लेकर 11 तक। चलिए आगे चलते हैं। तो भाग 3, तो आप जानते हैं भाग 3 22 भाग है। तो भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है दोस्तों। मौलिक अधिकार है वह कितने कहाँ से, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मौलिक अधिकार भाग 3 12 से लेकर 35 तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, तो राज्य की परिभाषा आपके अनुच्छेद 12 में दिया गया है। अनुच्छेद 13 की बात करें तो मौलिक कर्तव्य अधिकारों का नियंत्रण करने की विधियाँ, तो मौलिक कर्तव्य को बनाने की विधियाँ आपका किस में दिया गया है, आपके अनुच्छेद 13 में। तो दोस्तों मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, मौलिक अधिकार आपके 7 प्रकार से दिए गए हैं। 6 प्रकार के दोस्तों मौलिक अधिकार हैं हमारे। कौन कौन से, तो समानता के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति तथा शिक्षा के अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों कुल 6 मूल अधिकार हैं हमारे वर्तमान में। तो चलिए उसको भी पढ़ते हैं। तो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार पहला है। तो समानता का अधिकार में कहाँ से कहाँ तक दिया गया अनुच्छेद, तो 14 से लेकर 18 तक आपका समानता का अधिकार दिया गया है। चलिए आइए जान लेते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। तो आप जानते हैं समानता का अधिकार दिया गया है आपके किसमें, तो मूल अधिकार में दिया गया है भाग 3 में। तो दोस्तों 14 जो है कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। यह आप जानते हैं कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं, तो कानून सबके लिए समान है, यह जानिए। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं। तो जन्म, धर्म, जाति, लिंग, स्थान इसके प्रति कोई एक दूसरे से भेदभाव नहीं करेगा, अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के अवसरों पर सभी को समानता, किसी भी अवसर या सामाजिक कार्यों के लिए सभी अवसरों पर आप सभी को समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 17 कहता है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत। तो अनुच्छेद 17 जो है दोस्तों वह अस्पृश्यता का अंत है। ये क्या है दोस्तों, तो यह है छुआछूत जो एक दूसरे से करते हैं या फिर धर्म से, जाति से, लिंग से, जन्म से, स्थान से एक दूसरे से जो छुआछूत करते हैं उसके लिए उसका अंत दिया गया आपका 17 में। तो आप देखिएगा इम्पोर्टेंट है 17, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 आपके उपाधियों का अंत है दोस्तों। तो आप गैर उपाधियों को हासिल नहीं कर सकते हैं, गैर उपाधियां आप नहीं ले सकते हैं दोस्तों। तो उपाधियों का अंत आप 18 में दिया गया, अनुच्छेद 18 में। चलिए समानता का अधिकार में 14 से 18 तक हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार आपके अनुच्छेद 19 बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने और लोगों की स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई, आपकी बोलने की, व्यक्त करने की, कहने की, सुनने की। तो किस में दिया गया है, आपके अनुच्छेद 19 में दिया गया। अनुच्छेद 19A में क्या दिया गया, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी किस में दी गई है, इसमें क्या दिया गया दोस्तों, आज़ादी दिया गया, इसमें स्वतंत्रता दी गई है आपकी अनुच्छेद A में। अनुच्छेद 19B की बात करें तो शांतिपूर्वक बिना हथियार कहीं भी इकट्ठा होना। तो शांतिपूर्व रहना और बिना हथियार कहीं इकट्ठा होना। अनुच्छेद 19C की बात करें तो संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, कोई भी अपना संगठन बना सकता है, अपना संघ बना सकता है, कोई ग्रुप बना सकता है। तो किस में दिया गया, 19C में दिया गया आपका संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता आपके 19C में दिया गया है। 19 की बात करें, 19D की बात करें तो अनुच्छेद 19D में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जा सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं। तो यह जाने आने की किस में दिया गया, 19D में दिया गया आपका राइट होगा।
अनुच्छेद 19 की बात करें तो देश के किसी भी क्षेत्र में रहने का अधिकार, रहने की स्वतंत्रता है दोस्तों। 19 में क्या है, आप कहीं भी जा सकते हैं भारत के किसी भी कोने में। और 19 की बात करें तो आप किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख या कहीं भी, पूरे भारत में आप कहीं भी रह सकते हैं। तो रहने की स्वतंत्रता किस में दी गई, 19 में दी गई है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार में और क्या है, तो 19 तो 19 में क्या दिया, देश के प्रति किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप किसी भी मतलब देश के किसी भी हिस्से में आप व्यापार कर सकते हैं, अपनी जॉब कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया। अपराधों के दोष सिद्ध होने पे उसके संबंध में संरक्षण, उसके बचाव के लिए किस में दिया गया, 19-20 में दिया गया, अनुच्छेद 20 में दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 क्या कहता है, अनुच्छेद 21 कहता है आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार किस में दिया गया, आपके 21 में। तो 21 में, अनुच्छेद 21 में आपके जीवन के लिए बचाव, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया आपके 19-21 में, अनुच्छेद 21 में दोस्तों। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, आपके शिक्षा का अधिकार। यह तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिए। यह कब हुआ, तो यह 46वां संशोधन, संविधान का संशोधन जब हुआ था तब यह शिक्षा का अधिकार 21A के तहत जोड़ा गया था। 21 अनुच्छेद 22 की बात करें तो अनुच्छेद 22 आपका कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण करता है। गिरफ्तारी से संरक्षण किसमें करता है, तो आपके अनुच्छेद 22 में करता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों। शोषण के विरुद्ध, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें अनुच्छेद में है, तो आपके 23 से लेकर 24 अनुच्छेद दोस्तों वह शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है आपको। अनुच्छेद 23 की बात करें तो मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्श्रम के पर प्रतिषेध करने के लिए आपका अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 24 की बात करें तो कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रतिषेध है। तो कम आयु के बच्चे जो 14 वर्ष से हैं वो उसमें फैक्ट्री और कारखानों में काम नहीं कर सकते, उस पर प्रतिबंध दिया गया आपके अनुच्छेद 24 में दिया गया है, जिससे कि बच्चों का शोषण न हो पाए और वह काम इतना जल्दी न कर पाए, उम्र के हिसाब से काम किया जाए। तो चलिए हो सकता है अब धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें दिया गया, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपके 25 से लेकर 28 तक दिया गया। तो मैं लिख करते हुए पूरे हमारे 6 हैं, तो पूरे कैटेगरी वाइज में बांटा गया दोस्तों, जिससे कि आपको याद भी रहे और परेशानी भी ना हो। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्या दिया गया, कितना 25 से लेकर 28 तक दिया गया दोस्तों। चलिए आगे जान लेते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसके लिए आपकी कोई रोक टोक नहीं है। उसके लिए आपको स्वतंत्रता किसमें दी गई है, आपके 25 में दी गई है। अनुच्छेद 26 की बात करें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध का स्वतंत्रता, जैसे आप वो करते हैं दुर्गा पूजा में प्रबंध करते हैं ना दोस्तों, तो वो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किसमें दिया गया, आपके अनुच्छेद 26 में दिया गया है। अनुच्छेद 27 की बात करें तो अनुच्छेद 27 में आपके किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर संबंधी स्वतंत्रता, तो किसी भी धर्म की अभिव्यक्ति के लिए आप टैक्स या कर स्वतंत्रता है, आपको कहीं से भी ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 28 जो अनुच्छेद है वह सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य है। तो दोस्तों आप जानते हैं अनुच्छेद 28 के तहत किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में धर्म के प्रति शिक्षा नहीं दी जाएगी, कोई भी धर्म के प्रति शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इसलिए आपका किसमें है, इसमें निषेध दिया गया है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 28। चलिए आगे चलते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। तो अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों की उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार। तो अल्पसंख्यक जो होते हैं दोस्तों, उनके वर्ग और उनकी भाषा जो है, उनकी लिपि जो है, उनकी संस्कृति जो है, उनको बचाए रखना, उनको संरक्षित करने का अधिकार किसमें दिया गया है, 19 में दिया गया दोस्तों, 29 में दिया गया, अनुच्छेद 29 में दिया गया, याद रखिएगा। अनुच्छेद 30 की बात करें तो अनुच्छेद 30 जो है वह अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान
संचालित करने के लिए अधिकार है। तो अल्पसंख्यक के वर्ग के जो शैक्षिक संस्थान है दोस्तों, जिसमें शिक्षा दी जाती है, जिसमें सिखाया पढ़ाया जाता है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थान संचालित करने का अधिकार किसमें दिया गया? अनुच्छेद 30 में दिया है। तो 19-30 आपका अल्पसंख्यक से संबंधित हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 कहते हैं, जिन्हें अनुच्छेद 32 दो। तो अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहते हैं। तो संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? या अनुच्छेद 32 को कहते हैं, जिन्हें भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, याद रखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। तो 32 में रीढ़ संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 33 की बात करें तो मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति है। और अनुच्छेद 34 की बात करें तो सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध संबंधित प्रावधान है। किसी भी सैन्य या कानून संबंधित जब कोई लागू कर दिया जाएगा तो उसमें आपके मौलिक कर्तव्य खत्म कर दिया जाता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 35 की बात करें तो अनुच्छेद 35 आपके मौलिक अधिकार लागू करने के संबंधित प्रावधान है। आपके मौलिक कर्तव्य कब लागू रह सकते हैं? आपके अनुच्छेद 35 के तहत बताया जाएगा। तो दोस्तों हमने अनुच्छेद कवर कर लिए आपके कहाँ से? तो 12 से लेके आपके कहाँ से कर दिए? तो 12 से लेके 35 तक हमने कवर कर लिए आपके भाग 3 के तहत मौलिक कर्तव्य मूल अधिकार के तहत। ठीक है दोस्तों, अब चलिए भाग 4 देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व DPSP। दोस्तों इसको कब से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 36 से लेके 52 तक है आपका भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। चलिए आगे चलते हैं, इसको जान लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आपके कहाँ से लिया गया? राज्य की नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है और आयरलैंड के संविधान से यह ग्रहण किया गया था। आप जानते हैं हमारा संविधान कई देशों के संविधान को मिलाकर बना है, तो यह आपका नीति निर्देशक तत्व जो है वह आपके कहाँ से लिया गया? आयरलैंड देश से लिया गया है। चलिए अनुच्छेद 36 देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 राज्य की भाषा। अनुच्छेद 37 की बात करें, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। यह क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यायालय में योग वाद्य है कि नहीं है। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व इसमें दिया गया नहीं, तो याद रखिएगा 37 अनुच्छेद कहता है आपका नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद जो है 37 नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करना। तो व्यवस्था कहाँ करेंगे आप? राज्य के लोक कल्याण के लिए वृद्धि में उसके, तो अनुच्छेद 38 कहता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद आपका 39। तो अनुच्छेद 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। तो आपका किसमें दिया गया? अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान आपका दिया गया है 39 में। अनुच्छेद 40 में कहता है आपका ग्राम पंचायतों के गठन का संबंध। दोस्तों प्रावधान दिया गया आपका ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए अनुच्छेद 40 में दिया गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहाय पाने का अधिकार दिया गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 42 कहता है न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता प्रावधान आपका अनुच्छेद 42 में दिया गया। तो न्याय संगत और मानव उचित दशाओं का प्रसूति सहायता आपका किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 42 में दोस्तों 42 में। अनुच्छेद 43 में कहता है मजदूरी और कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन करना। तो लोगों के बीच प्रोत्साहन करना मजदूरी और कुटीर उद्योगों का किसमें दिया गया? 43 में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 44 समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का प्रावधान दिया गया आपके समान नागरिकता संहिता। दोस्तों सभी प्रकार के एक प्रकार के नागरिकता देने के लिए किसमें दिया गया? 44 में। अनुच्छेद 45 कहता है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। तो दोस्तों हर राज्य की अपने अपने राज्यों में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की जिम्मेदारी आपके 45 में दिया गया, अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जाति और जनजाति वन्य वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों का प्रावधान। तो दोस्तों 46 अनुच्छेद कहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य वर्ग के जो शिक्षा संबंधित हित है उन्हें प्रदान करना दोस्तों। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 47
पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। तो पोषण और जीवन स्तर के लिए समाज के स्वस्थ सुधार कर्तव्य करना आपका जिम्मेदारी है। 47 कहता है अनुच्छेद आपका। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन संबंधी प्रावधान। तो कृषि और पशुपालन संबंधी प्रावधान किस में दिया गया? आपके 48 में दिया गया है। 48 ए क्या कहता है? पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। अपने पर्यावरण को बनाए रखना और अपने आसपास के वन्य जीवों का संरक्षण करना आपका 48 के तहत दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं। अगला है आपका अनुच्छेद 49 महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य में विभाजन। अनुच्छेद 51 कहता है 51 कहता है 51 कहता है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान आपके 51 में दिया गया दोस्तों, 51 में दिया गया अनुच्छेद। तो आपका डीपीएसपी कंप्लीट हो गया। डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक दिया गया था? तो डीपीएसपी आपके 51 तक था, अनुच्छेद 51 तक। ठीक है, तो आपका भाग 4 समाप्त हो गया। चलिए आगे अब चलते हैं भाग 4A। 4A में दिया गया दोस्तों मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A के तहत, अनुच्छेद 51A की तरफ मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था दोस्तों? मौलिक कर्तव्य आपका 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है और यह स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत बनाया गया था दोस्तों। और वर्तमान में कुल हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों पर प्रावधान दिया गया। भाग 5 देखते हैं। भाग 5 में दोस्तों संघ आपके अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख आपके आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 के तहत दिया गया 52 के तहत कि हर भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो संघ की जो पूरे भारत की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो आपके राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 53 कहता है, अनुच्छेद 53 कहता है। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। तो निर्वाचन मंडल से संबंधित है आपका अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है। अनुच्छेद 55 कहता है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धति। अनुच्छेद 56 कहता है 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। तो कितने कार्यकाल होंगे आपके राष्ट्रपति के, वह आपका अनुच्छेद 56 बताता है। अनुच्छेद 57 बताता है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। तो पात्रता दोस्तों राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का कैसा है, तो आपके अनुच्छेद 57 बताता। अनुच्छेद 58 की बात करें तो 58 राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति की योग्यता कितनी होनी चाहिए, अनुच्छेद आपका 58 बताता है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। तो कौन सी शर्त होनी चाहिए आपके राष्ट्रपति के लिए, वह आपका अनुच्छेद 59 बताता है। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख। तो राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ दिया जाता है वह उल्लेख आपका 60 में दिया गया। अनुच्छेद 61 कहता है 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान। तो महाभियोग जो लगता है राष्ट्रपति दोस्तों, वह आपके अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। ठीक है, और महाभियोग की यह कहाँ से लिया गया है, यह आपके अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 62 की बात करें तो राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है 6 माह। तो अगर राष्ट्रपति अपना पद रिक्त कर देता है तो उसके जगह पे 6 वर्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति 6 माह तक उसे संभाल सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख। तो 63 के तहत, अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 64 की बात करें तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा को पदेन सभापति होगा। तो जो उपराष्ट्रपति है भारत का दोस्तों, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अनुच्छेद 64 कहता है। अनुच्छेद 65 कहता है दोस्तों, आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। तो दोस्तों अगर बाई चांस राष्ट्रपति नहीं है या फिर कोई घटना हो गई या मृत्यु हो गई राष्ट्रपति की, तो अनुच्छेद 65 कहता है दोस्तों, राष्ट्रपति के न होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। अनुच्छेद 66 कहता है 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान आपका 66 में दिया गया है। अनुच्छेद 67 की बात करें तो 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है कि कब तक उपराष्ट्रपति बने रहेंगे अपने पद पर। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 68, राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन समय में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है 6 माह। तो अगर बाई चांस उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है और वह पद रिक्त जा रहा है, तो उसमें किसी व्यक्ति को निर्धारित किया जाएगा आपके कितने दिन तक, तो 6 माह तक। जब तक उपराष्ट्रपति कोई नहीं बन सकता तब तक 6 माह तक कोई और संभालेगा इस पद को। अनुच्छेद 69 कहता है 69, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। तो उपराष्ट्रपति शपथ कब लेंगे, किसके द्वारा लेंगे, आपके किसमें दिया गया, 69 में दिया गया आपके 69 में। अनुच्छेद 70 कहता है आपके अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करना। ठीक है। अनुच्छेद 71 कहता है दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। तो उनके निर्वाचन से संबंधित जो विषय है किसमें दिया गया, अनुच्छेद 71 में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं दोस्तों अनुच्छेद 72 का क्या कहता है। अनुच्छेद 72 जो है दोस्तों, बस में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की जा सकती है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति किसमें दिया गया, अनुच्छेद 72 में दिया गया है। अनुच्छेद 73 क्या कहता है, अनुच्छेद 73 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख आपका किसमें दिया गया, अनुच्छेद 73 में। अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। तो मंत्रिपरिषद बनाए जाएंगे, आपको राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। तो इसमें किसमें दिया गया, 74 में दिया गया आपके अनुच्छेद। अनुच्छेद 75 क्या कहता है, अनुच्छेद 75 कहता है मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध। मंत्रियों से संबंधित जो अन्य उपबंध है आपके 75 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख। तो भारत में एक महान्यायवादी होंगे, उनका उल्लेख किसमें दिया गया है, 76 में दिया गया है। अनुच्छेद 77 कहता है 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित आपका किसमें दिया गया, 77 में दिया गया। अनुच्छेद 78 कहता है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को किसी भी कार्य करने से पहले राष्ट्रपति को अपनी जानकारी देगा। तो आपका 78 होगा अनुच्छेद। अनुच्छेद 69 की बात करें तो 79 जो है अनुच्छेद करता है संसद के गठन का उल्लेख। संसद का गठन किस प्रकार होगा, उसका उल्लेख किसमें दिया गया है, आपका 79 में। अनुच्छेद 80 की बात करें तो अनुच्छेद 80 राज्यसभा का उल्लेख है और 81 क्या है, लोकसभा का उल्लेख। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह 3 अनुच्छेद कि 69 में आपके संसद का गठन दिया गया है, 79 में 79 में आपका संसद के गठन का उल्लेख किया गया है और 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया और 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला अनुच्छेद है आपका 82। प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन करने का जो प्रावधान है आपके 82 में दिया गया है। अनुच्छेद 83 की बात करें तो संसद के सदन की अवधि का उल्लेख। तो संसद की सदन कितने दिन तक बना रहता है दोस्तों, उसका उल्लेख जो दिया गया आपके 83 में दिया गया है। अनुच्छेद 84 की बात करें तो अनुच्छेद जो 84 वह संसद की सदस्यता के लिए योग्यता बताता है कि संसद की संसद की सदस्यता है उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 85 कहता है कि संसद के सत्र सत्रावासन और विघटन संबंधी उल्लेख आपके 85 में दिया गया है। अनुच्छेद 86 कहता है राष्ट्रपति के संसद में अभिभाषण और संदेश का
जो प्रावधान है आपके 86 में दिया गया है। अनुच्छेद 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति के द्वारा जो विशेष अभिभाषण दिया जाता है उसका प्रावधान आपके 87 में दिया गया है। अनुच्छेद 88 कहता है संसद के साधनों में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, महान्यायवादी के अधिकार दोस्तों संसद के साधनों, जो संसद को साधन प्रोवाइड किया जाता है मंत्रियों और महान्यायाधीशों के अधिकार, वह जो है वह आपके 88 में दिया गया है। अनुच्छेद 79 की बात करें तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख, तो 89 अनुच्छेद कहता है राज्यसभा का सभापति होगा और उपसभापति का उल्लेख किस में दिया गया 89 में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों अनुच्छेद, नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 90। तो राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त होना, परित्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख आपका 90 में दिया गया है। अनुच्छेद 91 कहता है सभापति के रूप में कार्य करने के कर्तव्य का पालन करने क्या उपसभापति या अन्य व्यक्ति का शक्ति का उल्लेख दिया गया है आपके 91 में। अनुच्छेद 92 कहता है जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, यह आपका 92 में दिया गया है। अनुच्छेद 93 कहता है 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख आपका 93 में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं और भी आर्टिकल समझ लेते हैं अनुच्छेद जो भी है। अनुच्छेद 94 कहता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाए जाना आपका अनुच्छेद 94 में है। अनुच्छेद 95 कहता है अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का कर्तव्य आपका पालन करने का उपाध्यक्ष की शक्तियां उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 96 कहता है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, याद रखिएगा। अनुच्छेद 97 का राज्यसभा जो 97 है दोस्तों, वह कहता है आपका कि सभापति और उपसभापति का लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते से संबंधित आपका 97 है। अनुच्छेद 98 कहता है संसद के सचिवालय का उल्लेख, संसद के सचिवालय का उल्लेख आपका 98 में किया गया है। अनुच्छेद 99 कहता है संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख, तो संसद के जो सदस्य हैं उनको शपथ का उल्लेख किस में दिया गया 99 में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 99 हो गया। अनुच्छेद 100, तो अनुच्छेद 100 कहता है संसद सदनों में मतदान व्यक्तियों के होते हुए सदन को कार्य करने की शक्ति का गणपूर्ति दिया गया है आपका 100 में। अनुच्छेद 101 कहता है संसद में स्थानों का रिक्त होना, तो संसद में कुछ सीटें दोस्तों रिक्त होती हैं, उनका जो अनुच्छेद दिया गया वो आपके अनुच्छेद 101 में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 102 संसद सदस्य के लिए योग्यताएं, तो संसद के सदस्य बनने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए वो आपके 102 में दिया गया है। अनुच्छेद 105 कहता है कि संसद के सदन की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियां का विशेष अधिकार आपका 105 में दिया गया। अनुच्छेद 106 कहता है कि सदस्यों के वेतन भत्ते सैलरी जो दोस्तों होती है वह आपके 106 से संबंधित है। अनुच्छेद 108 कहता है कि कुछ दशकों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, कुछ समय के लिए दोनों सदनों में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है आपके 108 के तहत। अनुच्छेद 109 कहता है कि धन विधेयक का संबंध में विशेष प्रक्रिया आपका 109 कहता है। अनुच्छेद 110 है धन विधेयक की परिभाषा क्या होती है वह आपके 110 में दिया गया है। अनुच्छेद 111 कहता है विधेयकों पर अनुमति, जो धन विधेयक होता है दोस्तों उन विधेयकों पर अनुमति 111 के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख 112 में दिया गया। अनुच्छेद आर्टिकल 112 में आपका बजट का विवरण के लिए उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 113 कहता है कि संसद में प्रकलन के संबंध में प्रक्रिया, तो संसद के प्रकलन में जो संबंध में जो प्रक्रिया होगी वह आपका 113 कहता है। 114 जो अनुच्छेद है वह आपके विनियोग विधेयक के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 120 की बात करें तो अनुच्छेद 120 आपके संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो संसद में कौन सी प्रयोग की जाने वाली भाषा है उसके बारे में आपका अनुच्छेद 20 कहता है। अनुच्छेद 122 की बात करें तो अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद के कार्यवाही का जांच न किया जाना, वह आपके संसद के कार्यवाही का जांच न्यायालयों द्वारा नहीं किया जाएगा, वह आपके 122 बताता है। अनुच्छेद 123 कहता है
कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी की जाती है वह आपके 123 के तहत की जाती है। इंपॉर्टेंट करिएगा, स्टाफ मार्क करिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत करता है, तो आपके 123 के तहत करता है। अनुच्छेद 124 क्या है? अनुच्छेद 124 आपके सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख आपका सर्वोच्च न्यायालय क्या कब स्थापना की जाएगी, क्या गठन की जाएगी, आपके 124 में दिया गया है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 125 की बात करें तो न्यायाधीशों के वेतन संबंधी प्रावधान, उनकी सैलरी क्या होनी चाहिए, वह आपके 125 बताता है अनुच्छेद 126 की बात करें तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। यह आपको पता होना चाहिए। जो कार्यकारी न्यायमूर्ति हैं, मुख्य न्यायमूर्ति, वह आपके उनकी नियुक्ति की बात की गई है आपकी 126 में। 127 की बात करेंगे तो 127 आपका अन्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो मुख्य न्यायमूर्ति का जो प्रावधान है वो आपके 126 में है, और उनके अलावा जो अन्य न्यायमूर्ति होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो आपके 127 के तहत होगी आर्टिकल। चलिए आगे चलते हैं और भी अनुच्छेद देख लेते हैं। जो अनुच्छेद है 128, अनुच्छेद 128 उच्चतम की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। तो उच्चतम जो बैठक होती है उसमें सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं उनकी बैठक उपस्थिति होना चाहिए। अनुच्छेद 129 कहता है उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान है, याद रखिएगा। 129 कहता है। अनुच्छेद 130 कहता है उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिकता। तो जो आरंभिक अधिकारिकता होती है उसकी जो है बात आपकी अनुच्छेद 30 में की गई है। अनुच्छेद 133 की बात की तो 137 जो है अनुच्छेद, वह निर्णय एवं आदेशों का उत्तम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन का अधिकार आपका दिया गया है 137 में। 143 की बात करें तो अनुच्छेद 143 आपका अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के को परामर्श दे सकता है या फिर ले सकता है, तो आपका किसमें दिया गया? अनुच्छेद 143 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 144 की बात करें तो सिविल और न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना चाहिए। तो सिविल जो न्यायालय होता है और न्यायिक जो पदाधिकारी हैं उनका जो उच्चतम न्यायालय की सहायता होगी, उच्चतम न्यायालय में जो सहायता होगी उन्हें देना होगा, तो वह आपके 144 में है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक, जिन्हें हम कैग के नाम से जानते हैं, तो वह आपका उल्लेख किसमें दिया गया? कैग का उल्लेख भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक का जो पद है आपका उसका उल्लेख आपके 148 में दिया गया है। अनुच्छेद 149 कहता है कि नियंत्रक महालेखक परीक्षक के कर्तव्य और उनकी शक्तियाँ, उनकी क्या कर्तव्य है, उनकी क्या शक्तियाँ, वह आपके 149 बताता है। अनुच्छेद 150 की बात करें तो संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप दिया गया है। अनुच्छेद 151 की बात करें तो समपरीक्षा प्रतिवेदन आपका दिया गया है 151 में। चलिए आगे चलते हैं और भी अनुच्छेद देख लेते हैं दोस्तों। तो भाग 6 देखेंगे राज्य अनुच्छेद, जो कि 152 से लेके 237 तक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 152 कहता है कि राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 153 कहता है राज्यपाल का उल्लेख। तो राज्य की परिभाषा आपका 152 में है, और राज्य का जो राज्यपाल का उल्लेख दिया गया वह आपके 153 में कि एक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, वह जो है आपका 153 के तहत है। अनुच्छेद 154 की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। तो राज्यपाल की जो कार्यपालिका होती हैं उनकी पूरी शक्तियाँ आपके राज्य के राज्यपाल में निहित होंगी, यह आपके 154 कहता है आर्टिकल। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? आपका यह किसमें अनुच्छेद में दिया गया? आपके 155 में दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति आपके किसके द्वारा की जाएगी? आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 156 दोस्तों, राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होना चाहिए? आपका 156 बोलता है। अनुच्छेद 157 की बात करें 157, राज्यपाल की योग्यताएं, राज्यपाल की क्या योग्यता होनी चाहिए एक राज्यपाल होने के लिए? तो आपका 157 कहता है। अनुच्छेद 158 की बात करें तो राज्यपाल की पद की शर्तें। तो राज्यपाल के लिए कौन सी शर्त होनी चाहिए, वह आपके 158 कहता है। अनुच्छेद 159 की बात करें तो 159 की,
तो वह आपके राज्यपाल की शपथ का उल्लेख देता है। राज्यपाल किस प्रकार के शपथ लेंगे, किससे लेंगे, वह आपके 159 बोलता है। 160 की बात करें तो अनुच्छेद 160 आपके कुछ आकस्मिकता में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन करने के लिए 160 कहता है। अनुच्छेद 161 की बात करें तो अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ हैं। तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ क्या है दोस्तों, तो राज्यों की राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ आपकी 161 के तहत है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 162 क्या है, अनुच्छेद 162 राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार दिया गया है। अनुच्छेद 163 कहता है राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 है आपका राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। और अनुच्छेद 166 कहता है कि राज्य की सरकार के कार्य का संचालन आपका 166 में दिया गया। 167 की बात करें तो 167 राज्यपाल को जानकारी देने की संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। तो राज्यपाल को कौन सा जानकारी देना है, वो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्यपाल को किसी भी कार्य करने से पहले राज्यपाल को जानकारी देना। चलिए 167 के तहत है। 168 की बात करें तो यह राज्यों के विधानमंडलों का गठन प्रावधान दिया गया आपका 168 में। अनुच्छेद 169 की बात करें तो राज्यों के विधान परिषदों का बनाना, राज्य के विधान परिषद का बनना और भंग करना आपके 169 के तहत है। अनुच्छेद 170 क्या कहता है, विधानसभाओं का संरचना का उल्लेख आपके 170 में दिया गया है। चलिए अगला अनुच्छेद है 171। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों का संरचना का उल्लेख किया गया है 171 के तहत। 172 राज्यों की विधानमंडलों की अवधि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 173 की बात करें तो विधानमंडल की सदस्यता की योग्यताएं, विधानमंडल के सत्र 17वां का विघटन आपके 174 में दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 175 आपके राज्यपाल का सदन में अभिभाषण और संदेश का अधिकार आपका 175 के तहत है। अनुच्छेद 176 आपका राज्यपाल का विशेष अभिभाषण दिया गया है। अनुच्छेद 177 की बात करें तो सदन के बारे में मंत्रियों और अधिवक्ता के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 179 की बात करें तो आपके विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर, पद त्याग होने पर पद से हटाया जाना होगा। और अनुच्छेद 180 कहता है कि विधानसभा उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्तियाँ आपका प्रावधान दिया गया 180 के तहत। 180 कहता अनुच्छेद कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तब पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अनुच्छेद देख लेते हैं। अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का प्रावधान आपका 182 के तहत है। अनुच्छेद 183 की बात करें तो विधान परिषद सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग या पद से हटाया जाना आपका 183 के तहत है। अनुच्छेद 184 कहता है कि विधान परिषद के उपसभापति और सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियाँ आपका 184 के तहत आता है। अनुच्छेद 185 क्या कहता है, अनुच्छेद 185 जब सभापति और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव हो तब पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, याद रखिएगा। अनुच्छेद 186 कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति का वेतन भत्ते किस प्रकार दिए जाएंगे, कितना दिए जाएंगे, तो आपके 186 में दिया गया अनुच्छेद। चलिए अनुच्छेद 187 देख लेते हैं। अनुच्छेद 187 जो है वह आपके राज्य विधानमंडल का सचिवालय से संबंधित है। अनुच्छेद 188 आपका विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख दिया गया है। और 189 की बात की तो सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति गणपूर्ति दी गई आपके 179 के तहत। 190 की बात है तो अनुच्छेद 190 विधानमंडल के स्थानों का रिक्त होना बताया गया है। और अनुच्छेद 151 कहता है कि विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता, जो विधानमंडल में स्थित जो सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यह आपके 151 बताता है। फ्रेंड्स यह सारे अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप पूरा वीडियो पढ़ लेंगे तो फिर आपको अनुच्छेद याद रहेंगे, तो आप किसी भी एग्जाम में आप क्वेश्चन कवर कर सकते हैं जो है संविधान से रिलेटेड। तो याद रखिएगा, पूरा पढ़िएगा दोस्तों, पढ़ भी रहे हैं तो आप पूरा पढ़िएगा, मेहनत कर रहे हैं तो एक बार अच्छे से मेहनत करिएगा। तो फ्रेंड्स
190 हो गया आपका। 191 की बात करें तो 191 विधानमंडल के सदस्यों की एकता हो गई। अनुच्छेद 152 सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय जो दिया गया आपका 152 में दिया गया है। और अनुच्छेद जो 218 है वह आपके सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का कुछ उच्च न्यायालयों में लागू होना। अनुच्छेद 219 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ, तो उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो शपथ होती है वह 219 के तहत दी जाती है। और अनुच्छेद 220 की बात करें तो 220 अस्थायी न्यायाधीशों रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक दिया गया है। अनुच्छेद 121 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, उच्च न्यायालय के जो स्थित न्यायाधीश हैं उनका वेतन आपका 221 के तहत दी जाती है। 222 की बात करें तो अनुच्छेद 222 आपका न्यायाधीश का अन्य उच्च न्यायालय में भेजना, अन्य उच्च न्यायालय में भेजने का आपका जो प्रावधान दिया गया वो आपके 222 में दिया गया है। 223 की बात करें तो अनुच्छेद जो 223 है वह आपके कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की है। तो दोस्तों कुछ समय के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है वो आपके 243 के तहत दी जाती है। अनुच्छेद 224 की बात करें तो अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की शक्ति। अनुच्छेद 225 की बात करें तो वह आपके उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता। अनुच्छेद 226 की बात करें तो उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना, जो उच्च न्यायालय रिट जारी करता है उसकी जो है वो आपके 226 में दी गई है। अनुच्छेद 227 की बात करें वह आपके सभी न्यायालयों के अधीक्षण एक उच्च न्यायालय की शक्ति दी गई है आपके 226 के तहत। अनुच्छेद 228 की बात करें तो कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का अंतरण आपका उल्लेख दिया गया है 228 में। अनुच्छेद 230 की बात करें तो उच्च न्यायालय की अधिकारिकता का संघ राज्य क्षेत्र का विस्तार, तो आपके 230 में दिया गया उच्च न्यायालय की जो अधिकारिकता है जो उसके राज्य संघ राज्य क्षेत्र का विस्तार दिया गया है वो आपके 230 में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला अनुच्छेद है आपका 231। 231 जो अनुच्छेद है वो आपके 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। तो दोस्तों आप जानते हैं जैसे गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है वो आपके कई राज्यों का मिलकर गुवाहाटी उच्च न्यायालय आपका क्षेत्राधिकार है दिया गया है, कई राज्य उससे संबंधित है गुवाहाटी उच्च न्यायालय से, तो इसलिए 1, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। वह अनुच्छेद आपके 231 के तहत दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। और 233 जानते 233 आपके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसमें जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो आपके 233 के तहत होती है। 234 की बात करें 235 की बात करें वो आपके अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण का रोक जो दिया गया आपके 235 के तहत दिया गया है। तो दोस्तों हमने भाग 7 कवर कर लिए। अब हम पढ़ेंगे भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक है। तो 239 जो है अनुच्छेद उसको देख लेते हैं। वह आपके संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से का उल्लेख, तो संघ और राज्य जो संघ होता है पूरा यूनियन दोस्तों, संघ और राज्य के क्षेत्रों का जो प्रशासन का उल्लेख दिया गया है आपके 239 में दिया गया है। 240 की बात करें तो कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। तो कुछ जैसे राष्ट्रपति शासन लग जाता है दोस्तों, तो कुछ राज्य में या कुछ संघ में एक संघ जो होता है आपका यूनियन, तो पूरे यूनियन में एक जो राज्य क्षेत्र अधिकार है उनमें विनिमय बनाने के लिए राष्ट्रपति का शक्ति लागू कर दिया जाता है। और अनुच्छेद 241 आपके संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान दिया गया आपके लिए। तो जैसे दोस्तों उच्च न्यायालय आपका संघ जो राज्य क्षेत्र हैं आपके जैसे यूटी हैं उसमें आपके उच्च न्यायालय का प्रावधान दिया गया आपके 241 में। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 9 और 10 कवर कर लेते हैं। जो 9 और 10 है जो भाग 9, 10 है उसको देख लेते हैं। 9, 10 में आपका अनुच्छेद 243 पंचायतों का उल्लेख और अनुच्छेद 244 आपके अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का उल्लेख का प्रशासन के द्वारा दिया गया आपके जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया आपके अनुच्छेद 244 में। चलिए अनुच्छेद हमने कवर कर लिए 244। अब हम कवर करेंगे भाग 11। भाग 11 में क्या दोस्तों, भाग 11 में आपका संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो यूनियन और राज्य जो पूरा यूनियन होता है दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है आपके 245 से लेकर 263 तक है उसको कवर कर लेते हैं। तो 245 अनुच्छेद कहता है संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार जो है आपके 245 के तहत दिया गया है। 248 की बात करें तो अविष्ट विधायी शक्तियाँ जो है दोस्तों वह आपके
248 के तहत है। 252 की बात करें तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की शक्ति जो है वो संसद को दी गई आपके 252 के तहत। राज्य की और जो सहमति बनाने की जो विधि है, कानून बनाने की जो शक्ति है वो आपके संसद को दी गई दोस्तों 252 के तहत। आर्टिकल 254 है आपका संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल बनाए गए विधियों की असंगति। अनुच्छेद आपका 256 कहता है कि राज्यों की और संघ की बाध्यता, राज्य जो है और जो संघ है दोस्तों उसके बीच की जो बाध्यता है आपका 256 कहता है। दोस्तों आप आधा आधा करके इस वीडियो को पूरा करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है, तो इसलिए वीडियो को पूरा करना दोस्तों, थोड़ा थोड़ा ही करके करना लेकिन पूरा करना। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 257, अनुच्छेद जो 257 है, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण दिया गया है। कुछ राज्यों में आपका केंद्र का नियंत्रण रहेगा। 257 कहता है। 262 कहता है आपके अंतरराज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। तो कुछ राज्यों में दोस्तों जल से संबंधित जो विवाद है उसका जो न्याय होगा, जो निर्णय होगा आपके 262 के तहत होगा। अनुच्छेद जो 263 जो है वो अंतरराज्य की विकास परिषद का गठन का उल्लेख के लिए, तो अंतरराज्यीय जो विकास का परिषद होता है उसके गठन करने के लिए आपके 263 के तहत दिया गया है अनुच्छेद। चलिए भाग 11 कंप्लीट हो गया। अब हम भाग 12 पढ़ेंगे। तो भाग 12 में क्या दिया गया? भाग 12 में आपके वित्तीय संपत्ति संविदाएं और वाद अनुच्छेद आपके 264 से लेकर 300A तक है, उसको कवर कर ले रहे हैं दोस्तों। अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 267 आपका भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया। भारत में संचित निधि का जो उल्लेख है, जो उसका किया गया उल्लेख आपके 266 के तहत किया गया है। 267 आपका आकस्मिक निधि की बात की गया है। और अनुच्छेद 275 कहता है कि कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलना, तो कुछ राज्यों में जो केंद्र से आपकी जो सहायता मिलती है, अनुदान मिलता है, वो आपके 275 में दिया गया है। अनुच्छेद 276 की बात करें तो वृत्तियों, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर टैक्स की बात आपके 276 में की गई है। अनुच्छेद 280 की बात करें तो वित्त आयोग का उल्लेख किया गया दोस्तों, वित्त आयोग का उल्लेख आपका 280 में किया गया है। 281 की बात करें तो वित्त आयोग की सिफारिशें क्या आती हैं दोस्तों, वह आपके अनुच्छेद 281 में किया गया। अनुच्छेद 292 की बात करें तो अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना, किसी देश से या किसी कहाँ से भी आपका भारत सरकार द्वारा उधार लेना आपका 292 में दिया गया है। अनुच्छेद 293 में राज्य सरकार द्वारा उधार लेना दिया गया है। अनुच्छेद 298 की बात करें तो व्यापार करने का अधिकार आपका 298 देता है। अनुच्छेद 299 की बात करें तो संविदाएं दिया गया है। और अनुच्छेद 301 की बात करें तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों 301 के तहत जोड़ा गया है आपका। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 13 और 14 भाग 13 और 14 देख लेते हैं। तो भाग 13 और 14 देख लेते हैं। अभी हमने भाग 12 कंप्लीट कर लिए। तो 13-14 में क्या दिया गया? 13-14 में अनुच्छेद 301 भारत देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। तो 301 के तहत भारत देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दी गई आपके 301 के तहत। अनुच्छेद 309 कहता है संघ और राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती या सेवा की शर्तें आपके 309 को देता है। 312 क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख दिया गया है। और 313 क्या करता है? 313 आपके समकालीन उपबंध दिया गया आपके 313 के तहत। अनुच्छेद 315 कहता है आपके संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यूपीएससी अदर स्टेट यूपीएससी का उल्लेख। तो दोस्तों यूपीएससी और पीएससी का जो उल्लेख दिया गया आपके 315 अनुच्छेद 315 के तहत दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 316 आपके लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति और अवधि, उनकी नियुक्ति कब की जाएगी और उनकी नियुक्ति पद पर रहने की अवधि क्या है, वो आपके 316 में दिया गया है। चलिए भाग 15 देखेंगे हम लोग। तो भाग 15 हमने 13-14 भाग कवर कर लिए हैं। अब हम भाग 15 देखेंगे। अब जानते हैं कि पूरे 22 भाग हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए अनुच्छेद 15 भाग 15
निर्वाचन जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। तो अनुच्छेद 324 आपके चुनाव आयोग निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार आधार पर होगा। और अनुच्छेद 329 क्या कहता है? अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख। तो निर्वाचन संबंधी जो भी मामला होगा उसमें न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। इसका जो प्रावधान दिया गया आपके 329 के तहत दिया गया दोस्तों। चलिए अब हम भाग पढ़ेंगे भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध जो कि 330 से लेकर 342 तक हैं। चलिए उसको भी जान लेते हैं। 330 अनुच्छेद कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। तो लोकसभा में जो अनुसूचित जाति हैं और जनजाति लोग हैं उनके आरक्षण का प्रावधान आपके 330 में दिया गया है। 331 कहता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आपका जो प्रावधान दिया गया 331 में दिया गया। 332 कहता है कि विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण। तो दोस्तों लोकसभा में भी आपका आरक्षण और विधानसभा में भी आपका अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आरक्षण आपको 332 के तहत दिया गया है। 333 कहता है कि विधानसभा में आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधित्व। 338 कहता है कि अनुसूचित जाति SC और के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख। 338 के तहत दोस्तों SC अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख दिया गया है 338 के तहत। 338A में क्या कहता है? 338A में आपके अनुसूचित जाति ST के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन। और अनुसूचित जो है 338B के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए राष्ट्रीय आयोग। और अनुच्छेद 341 क्या कहता है? तो अनुसूचित जाति SC के लिए आपके प्रावधान दिया गया। और अनुच्छेद 342 तो 342 जो है आपके अनुसूचित जो जनजातियाँ हैं उनके लिए प्रावधान दिया गया। तो यह सारे जो है आप याद रखिएगा, जो सारे यहाँ 338A 338B 341 342 ये जितने भी अनुच्छेद हैं वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब भाग पढ़ेंगे 17। तो भाग 17 क्या है दोस्तों? भाग 17 में आपके राजभाषा का उल्लेख दिया गया है जो कि 343 से लेकर 351 तक है। तो राजभाषा दोस्तों 343 कहता है कि संघ की राजभाषा का उल्लेख आपका 343 के तहत दिया गया है। 344 की बात करें तो राजभाषा के सबसे संबंध में आयोग और संसद की समिति का वर्णन किया गया है। और 345 कहता है कि राज्यों की राजभाषा। और अनुच्छेद 346 संघ और राज्य या दो या राज्यों के बीच पत्राचार का राजभाषा। और अनुच्छेद 348 के तहत उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा का जो प्रावधान दिया गया वो आपके 348 के तहत दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। और 352 जो है वो आपके हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। और 352 में भाग 18 गया। तो भाग 18 में क्या दिया गया? आपात उपबंध जो दिए गए आपके भाग 18 दिए गए अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। तो अनुच्छेद 352 क्या कहता है? आपके आपातकाल की घोषणा का उल्लेख आपका 352 देता है। इमरजेंसी का जो की जाती है, इमरजेंसी लग जाती है दोस्तों वहाँ के 352 के तहत। और अनुच्छेद 353 वह आपातकालीन की घोषणा का प्रभाव, क्या प्रभाव दिखता है दोस्तों उसकी जो है आपके 353 के तहत। 356 है आपका अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति का शासन का उल्लेख। तो राष्ट्रपति शासन जो लगता है आपके 356 के तहत लगता है। अनुच्छेद 358 क्या है? आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध बंधुओं की निलंबन का उल्लेख। तो जो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों उसका जो निलंबन की जाएगी वो आपके 358 के तहत आपातकाल में दोस्तों, इमरजेंसी में। और अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन। और अनुच्छेद 360 के प्रति वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। वित्तीय आपात के बारे में जो उपबंध है आपके 360 के तहत दिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला अनुच्छेद देख लेते हैं दोस्तों। अगला भाग है आपका भाग 18 हमने कवर कर लिया, भाग 19 कवर करने वाले। भाग 19 में है आपका अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक। और अनुच्छेद 20
में 368, तो अनुच्छेद 20 में 368 ही है, सिर्फ याद रखिएगा। और 361 से लेकर 367 आपका 19 में, तो 19 और 20 कवर करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 361 जो है वह आपके राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण के लिए, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण आपके 361 के तहत दिया जाएगा। 364 की बात करें तो 364 आपके महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। 368 आपके संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है। संविधान संशोधन कब किया जाएगा, किस प्रकार किया जाएगा, आपका 368 के तहत। और भाग 21 में अनुच्छेद 369 से लेके 392 से और 22 अनुच्छेद 393। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 और 22 देखने वाले हैं, क्योंकि लास्ट है। 393 से लेकर 395 तक है आपका भाग 22 में। तो 301 जो भाग 21 और 22 कवर करने वाले हैं। चलिए आइए जान लेते हैं। जो 369 में आपके अनुच्छेद 369 में राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में आपके संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान दिए गए। 370 हटने पर उसे एक यूटी घोषित कर दिया गया। दोस्तों आप जानते हैं कि 370 हट गया जम्मू कश्मीर से, याद रखिएगा। 371 की बात की तो महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित जो विशेष उपबंध है आपके 371 के तहत दिए गए हैं। 376 जो है वह आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध दिए गए हैं। 377 आपके भारत के नियंत्रक महान लेखक परीक्षक के बारे में दिए गए हैं। और 378 आपके लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध दिए गए हैं। 393 की बात करें संक्षिप्त नाम का वर्णन किया गया। और 395 जो है वह निरसन दिया गया। दोस्तों 395 में निरसन दिया गया, जिससे ABC और भी जोड़ दिया जाता है। दोस्तों तो पूरे 395 हमने 1 से लेकर 395 पूरे अनुच्छेद आर्टिकल कवर कर लिए हैं आपके इस वीडियो में। दोस्तों पूरे संविधान में 395 आपके आर्टिकल हैं, 22 भाग हैं और आपके 12 अनुसूचियां हैं। तो हमने इस वीडियो में पूरा कवर कर लिया। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना O2 एग्जाम्स को। तो फ्रेंड्स थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके पूरा देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। दोस्तों इसलिए वीडियो पूरा देखना, क्योंकि यह जो भी अनुच्छेद हमने जो संविधान में हमने पूरा करा दिया है, याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में काफ़ी चांसेस रहेंगे करने के, क्वेश्चन करने के। तो इसलिए पूरा देखना फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू। फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।